आप सभी आईपीओ इन्वेस्टर का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं वीडियो किसी आईपीओ पे नहीं बना रहा हूँ, लेकिन एक ऐसी स्ट्रेटजी पर बना रहा हूँ जो आईपीओ इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छी है और सूटेबल है। कारण क्या है कि इन्वेस्टमेंट तो हम करते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के साथ जरूरी यह है कि हम अपने रिस्क को कम करें, हम अपने डाउनवर्ड को प्रोटेक्शन करें। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी के लिए जो कम रिस्क के साथ रीजनेबल रिटर्न लेना चाहते हैं। और ये वीडियो आप उस समय मत देखना जब आप बिजी हो, बल्कि उस समय देखना जब आप ईजी हो। और साथ में इसको 1.5x में देखने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज बेटर है कि इसको छोड़ दीजिएगा। 2008 जो लोग थे या 2000 में जो लोग थे जब बाजार 50 से 60% टूटा, और 2020 में जो लोग थे, बाद में आने वाले नहीं बल्कि उससे पहले से मार्केट में जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो को 40% टूटते हुए देखा, बस जब ये बात सुनते हैं तो हमारे दिल की धड़कनें धड़कने लगती है, बल्कि स्पीड बढ़ जाती है। सोचिए उस वक्त आपका पोर्टफोलियो कैसा रहा होगा। सोचिए उस वक्त आपका पोर्टफोलियो कैसा कर रहा होगा जब हर दिन स्क्रीन पे लाल रंग दिख रहा हो, हर दिन खबरों में हो ग्लोबल क्राइसिस, मार्केट क्राइसिस, कोविड और .com बबल ब्रस्ट और रिसेशन, और फिर यहीं से शुरू होता है असली तूफान। यानी कि मार्केट ऐसा गिरा जैसे दुनिया रुक गई हो। वॉलेटिलिटी इतनी कि रातों की नींद और दिन का चैन सब कुछ हराम कर दिया हो, और सबने रिएक्शन वही दिए जो एक जनरल इन्वेस्टर रिएक्शन देता है। किसी ने अपने एडवाइजर को, डिस्ट्रीब्यूटर को फोन किया, उस पर चिल्लाया कि तुमने मुझे एग्जिट क्यों नहीं कराया, मार्केट में जब तुम्हें पता था कि टूटने वाला है तो मुझे बाहर क्यों नहीं निकाला। और किसी ने घबरा के कि कोविड आ गया है, अब तो सब कुछ दुनिया रुक जाएगी, बंद हो जाएगी, तो अपना सब कुछ माल बेच दिया। किसी ने सोचा अब तो खेल खत्म है, ज्यादा से ज्यादा बस एक ही चीज थी सबके दिमाग में, वो पैनिक। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये रिएक्शन सही थे या गलत। जनरली हम देखा जाए तो हम ह्यूमन है, और ह्यूमन इमोशंस हमें कंट्रोल करते हैं, और यही इमोशन हमसे खेल रहे होते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो उनके लिए है जो मानते हैं कि सिर्फ मार्केट ऊपर जाने का नाम नहीं है, बल्कि मार्केट मतलब अनसर्टेनिटी है, मार्केट मतलब न्यू नॉर्मल है। न्यू नॉर्मल में अनसर्टेनिटी बिल्कुल न्यू नॉर्मल है। और जिनको ये लगता है कि अगली बार भी बाजार हो सकता है कि 2008 या 2020 जैसा कभी गिर सकता है, तो आपका पोर्टफोलियो कैसा होगा। जरा सोचिए कि आज आपके पोर्टफोलियो में CAGR रिटर्न 20%, 15-20% आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने कोविड के बाद में पोर्टफोलियो बनाया है। और यदि आपका पोर्टफोलियो किसी कारण से 40 से 50% क्रैश हो जाए, तो आपका ये रिटर्न कितना रहेगा? हो सकता है कि -2%। क्या आप में इतना पेशेंस है कि 5 साल बाद में, यानी 2020 से जो स्टार्ट कराया, जिसमें आपने 20% CAGR रिटर्न देख लिया, और वो किसी समय पर -5% दिखाने लग जाए अगले 2026 या 2027 में, क्या पेशेंस रख पाएंगे? या आपका विश्वास उठ जाएगा इंडियन इकोनॉमी से या स्टॉक मार्केट से, और हो सकता है कि आप अपने आप को संभाल नहीं पाए। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है जिनको लगता है कि बाजार में 10-5 साल में इस तरह का क्रैश आ सकता है। 5 साल ऑलरेडी हो गए हैं, क्या ऐसा पॉसिबिलिटीज है कि हम 2026 के एंड में या 2027 के स्टार्ट में इस तरह का क्रैश देख लें? यदि ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए है, और यदि आपको लगता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, तो आप यहीं से वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए नहीं है। और यदि ये वीडियो आपके लिए है तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। बाजार के 3 लेसन में बताता हूं जो मैंने लर्न किए हैं। नंबर 1, बाजार को बीट करना आसान नहीं है। ये तो सच सुन लीजिए, मार्केट के बीट करना आप और मेरे जैसे स्मॉल इन्वेस्टर के लिए छोड़िए, प्रोफेशनल और हर फंड मैनेजर के लिए भी आसान नहीं है, और ज्यादातर फंड मैनेजर इसमें फेल हो जाते हैं। और यही रीजन है कि हम देखते हैं कि ज्यादातर लोग आजकल शिफ्ट हो गए हैं किसमें, ETF में, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में, या फिर शिफ्ट हो गए हैं इंडेक्स फंड में। तो इसीलिए कुल मिला के रिटेल के लिए दूर की बात है, प्रोफेशनल्स भी मार्केट को बीट नहीं कर पाते हैं। जरा सोचिए, यदि आपने कोविड के क्रैश के टाइम पर बाजार में से एग्जिट ली हो, और एग्जिट लेने के बाद भी बाजार 15% टूट गया हो, तो आप खुश हो रहे होंगे। लेकिन क्या उसके बाद में जब बाजार ने रिकवरी दी, तो आप में से ज्यादातर लोगों ने उस रिकवरी को मिस किया होगा, क्योंकि वो वी शेप की रिकवरी थी। सेम ऐसा ही था 2008 में जब बाजार क्रैश हुआ, लेकिन क्रैश होने के बाद में विद इन ए ईयर ही उसी टॉप पे पहुंच गया जहां था। और ऐसा ही 2000 में हुआ कि जो इंडेक्स था 6000 के आसपास, वही दोबारा 6000 आ गया था 2001 में भी, लेकिन उस समय कैश स्टॉक बिल्कुल नहीं चले थे। तो ऐसा भी होता है बाजार में कि आपका इंडेक्स तो नए हाई दिखा देवे, लेकिन कैश के स्टॉक जिसमें आपका पोर्टफोलियो है वो नहीं बढ़े, मिड कैप स्मॉल कैप नहीं बढ़े। और हमने 5-5, 7 साल तक की ऐसी पोजीशन देखी है जब ये परफॉर्म नहीं करते हैं। आज हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम SIP स्टार्ट कर देते हैं मिड कैप फंड में या स्मॉल कैप फंड में, और आज हम हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को और एडवाइजर को कहते हैं कि आपने लार्ज कैप फंड क्यों दिया है, मिड कैप अच्छा कर रहा है, वॉलेटिलिटी है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी वॉलेटिलिटी आपने देखी कहाँ है? और यदि ऐसी वॉलेटिलिटी देखेंगे और साथ में आपने पोर्टफोलियो डाउन हो गया 40 से 50%, उसके बाद में रिकवरी में 1 साल लग जाता है।
1 साल तो एटलीस्ट तब लगता है जब वो इंडेक्स में हो, यदि कैश में हो तो शायद उससे ज्यादा टाइम भी लग सकता है। तो क्या आपने ये पेशेंस होगा? तो कुल मिला के बात यह है कि यदि आपने टाइमिंग की गलती की या सिस्टम की कमजोरी के कारण आप दोबारा से एंट्री नहीं कर पाए एग्जिट के बाद भी, तो शायद आप दोबारा से उस रिकवरी का पार्ट नहीं बन पाएंगे। और यही रीजन है कि ज्यादा तेजी मंदी करने वाले लोग भी बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म नहीं कर पाते हैं अपने इंडेक्स को भी। तो बॉटम लाइन ये रहा कि मार्केट को आउट परफॉर्म करना बहुत आसान नहीं है। दूसरा लेसन जो है वो ये है कि स्ट्रेटेजी कोई भी तभी जीतती है, आप कोई भी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं और उससे आप मार्केट को आउट परफॉर्म भी कर सकते हैं, लेकिन वो तभी जीतती है जब डिसिप्लिन होते हैं। यानी कि सबसे बड़ा ट्रुथ यह है कि आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करने से बढ़िया आपके डिसिप्लिन को, आपके इमोशन को मैनेज करना ज्यादा जरूरी है। और डिसिप्लिन ही वो सुपर पावर है। यहां आपको डिसिप्लिन ही रोकेगा। जब बाजार डराएगा आपको, गिराएगा आपको, उछाल देगा, तो ऐसे में आपकी स्ट्रेटेजी के साथ डिसिप्लिन यदि आप नहीं रख पाएंगे तो नुकसान का कारण बन जाएंगे। हर रिकवरी एक रिग्रेट का कारण बन जाती है। जब भी बाजार रिकवर होता है रिग्रेट होता है कि इतने अच्छे भाव में हमने क्यों नहीं लिया। तो इसलिए क्या इंपॉर्टेंट क्या है कि डिसिप्लिन होना। नंबर तीसरी बात, जो अनडिसिप्लिन इन्वेस्टर होते हैं वो कभी भी लॉन्ग टर्म में बाजार से जीत नहीं सकते, क्योंकि हमने आज दुनिया में एक भी ऐसा इन्वेस्टर नहीं देखा है जो बिना डिसिप्लिन के लगातार जीत पाया हो। क्योंकि डिसिप्लिन होगा तो आपको नुकसान लग सकता है, लेकिन नेक्स्ट साइकिल में आप निकल के आओगे। लेकिन अनडिसिप्लिन होगा तो वो जीतता है, ये कोई जरूरी नहीं है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे अप्रोच की जो आपको हर गिरावट में बचाता है और हर रिकवरी में आपको साथ लेके चलता है, मार्केट के हर साइकिल में आपको टिकाए रखता है। और एक ऐसी अप्रोच जो डेकेड से बड़े इन्वेस्टर्स, हेज फंड्स का आपने बहुत नाम सुना होगा, लेकिन कभी सोचा आपने कि हेज फंड्स काम किस तरह से करते हैं? वो जिस तरह से काम करते हैं इसका मतलब वो मिनिमम रिस्क के साथ रीजनेबल रिटर्न लेके चलते हैं। और इंस्टीट्यूशंस जिसे यूज करते हैं वो स्ट्रेटेजी आज मैं रिटेल को लेके आया हूं और आपको बताने वाला हूं कि वो स्ट्रेटेजी कैसी है। यह एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो आपको सिर्फ रिटर्न नहीं देती है, बल्कि उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज देती है, वो है आपकी रातों की नींद और दिन का चैन, क्योंकि आपका डाउनवर्ड साइड प्रोटेक्टेड रहता है। तो आइए शुरू करते हैं इस जर्नी को और समझते हैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग का असली मतलब क्या होता है, जो मार्केट वॉलेटिलिटी में आपको सरवाइव करने में मदद करती है। अगेन मैं एक बात कहूंगा, यदि आप अपने पोर्टफोलियो में हर गिरावट और क्रैश से बचा लेते हैं तो आप ये सोचिए डिसिप्लिन के साथ, स्ट्रेटेजी के साथ, ऑल वेदर अप्रोच के साथ, तो आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर या विनर इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस तरह के अप्रोच की हमें बात करने की जरूरत क्या है। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि 1993 से लेकर 2003 तक सेंसेक्स 3000 था और 2003 में भी सेंसेक्स 3000 था। मैं इंडेक्स में सेंसेक्स की बात कर रहा हूं, निफ्टी की बात नहीं कर रहा हूं। जी हाँ, 2003 में सेंसेक्स 3000 था। जरा सोचिए, 93 से लेकर 2003 11 साल तक सेंसेक्स ने कोई रिटर्न नहीं दिया। क्या आपको लगता है कि ये हेज फंड्स उस समय भी बिना रिटर्न के बैठे होंगे? उन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न कमाया है, उन्होंने ट्रेड करके, उन्होंने स्पेकुलेट करके, उन्होंने स्ट्रेटेजी को फॉलो करके रिटर्न कमाया है। इसी तरह 2008 में जनवरी में की बात कर रहा हूं, 6144 का इंडेक्स हो गया था, 6144 निफ्टी की बात कर रहा हूं। अगेन 2013 में 6304 निफ्टी था। लगभग 2008 से 2013 5 साल तक लगभग कोई रिटर्न नहीं था। लेकिन उस पीरियड में भी, ऐसे लंबे पीरियड में, जरा सोचिए कि आप एसआईपी कर रहे हो और इतने लंबे 11 साल का, 5 साल का पीरियड आ जाए तो क्या आप अपना पेशेंस रख पाओगे? इसलिए 2004 से 2009 की बात कर रहा हूं। 2004 में इंडेक्स 2000 था और 2009 में इंडेक्स 2500 था। यानी कितने साल हो गए? 5 साल में इंडेक्स ने रिटर्न दिया है 500 पॉइंट का, यानी कि 25% का। लेकिन आपके पोर्टफोलियो ने, हो सकता है कि उसमें मिड कैप, स्मॉल कैप में हो सकता है कि उस समय आप ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स में हो तो आपने रिटर्न नहीं कमाया हो, आपके पास डीएलएफ जैसे उस तरह के स्टॉक्स पड़े हो तो आपने रिटर्न नहीं कमाया होगा। इसी तरह हम बात करते हैं कि ये तो इक्विटी मार्केट की बात हो गई। 2013 से 2015 की बात कर रहा हूं, गोल्ड 18% डाउन था 3 साल तक। आज हम सबसे ज्यादा बात करते हैं गोल्ड की। सिल्वर की बात कर लेते हैं, 2014 से 2016 तक सिल्वर 31% डाउन था। 14 से 16 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 31% डाउन। आज हम सिल्वर की बात करते हैं, क्यों? क्योंकि रिसेंटली सिल्वर ने परफॉर्म किया है। तो हम ज्यादातर इन्वेस्टर रिसेंसी बायस से ग्रसित होते हैं, यानी कि रिसेंसी बायस जो एसेट क्लास ने रिसेंटली अच्छा परफॉर्म किया है हम उसके पीछे भागते हैं। फिर चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, स्मॉल कैप हो, या फिर कोई स्ट्रेटेजी हो जैसे ग्रोथ स्ट्रेटेजी हो या फिर वैल्यू स्ट्रेटेजी हो, जो स्ट्रेटेजी ने किया है हम उसके पीछे भागते हैं। क्योंकि हम गूगल करके क्या देखते हैं? बेस्ट फंड गूगल में वो बताता है जिसने पिछले 5 साल में सबसे अच्छा रिटर्न दिया, हम उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और अगले 5 साल में वो अंडर परफॉर्मर रह जाता है, बल्कि वो अच्छा परफॉर्म करने लगता है जो नीचे में था। रीजन की
कि उस समय साइकिल चेंज हो चुका होता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमें हमारे पोर्टफोलियो में डाउन साइड यदि हम प्रोटेक्ट कर लें तो क्या हमें फायदा होगा या नुकसान होगा। मैं यहाँ एक एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज एक पोर्टफोलियो है, जब आपने इन्वेस्टमेंट किया उसकी एनएवी 100 रुपए चल रही थी या उसका बाजार भाव 100 रुपए चल रहा था। पहले साल ने उसने 75% रिटर्न दिया, बहुत अच्छा रिटर्न दिया। उसका एनएवी हो गई 175 रुपए या उसका शेयर प्राइस हो गया 175 रुपए। सेकेंड ईयर उसने अगेन 75% रिटर्न दिया तो उसकी मार्केट वैल्यू होगी 306 रुपए। और तीसरे साल उसने 50% नेगेटिव रिटर्न दिया जैसा कि बाजार देता है, तो आपकी एनएवी आ गई यानी कि 306 से 50% यानी कि 153 रुपए। ये तो तब हुआ जब नॉर्मल बाजार जो चल रहा है उसकी वॉलेटिलिटी के अकॉर्डिंग बाजार में ये फंड चल रहा है। तो अब दूसरी बात हम देखते हैं कि दूसरा पोर्टफोलियो है, उसने पहले साल जो एनएवी 100 रुपए की में जो परचेज किया था या एनएवी में जो परचेज किया था, पहले साल 75 की जगह से 45% रिटर्न दिया। तो आप पहले साल के एंड में जनरल इन्वेस्टर क्या कहेगा कि 75% रिटर्न आना चाहिए था, ये तो सिर्फ हमारा 45% आया है। लेकिन सेकेंड ईयर वो अगेन रिटर्न देता है, 75 जो पहले पोर्टफोलियो ने रिटर्न दिया था उसकी जगह 40% ही रिटर्न देता है। तो एनएवी आपकी हो जाती है 145 से 203। और उसके अगले साल यानी कि जब 50% ओरिजिनल पोर्टफोलियो टूटा था, ये पोर्टफोलियो से 5% ही टूटता है। तो ये एनएवी 203 से -5% यानी कि 193 रह जाती है। तो कुल मिला के बात क्या हुई, यदि आप 50% अपने पोर्टफोलियो को टूटने देते हो तो उसको रिकवर करने के लिए 100% रिटर्न चाहिए तो रिकवर होता है। यदि आप अपने पोर्टफोलियो को 25% टूटने देते हो तो उसको रिकवर करने के लिए 33% बढ़ना पड़ेगा। समझिए आप इस बात को। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि हम डाउनवर्ड को प्रोटेक्ट कर लें तो हमारा रिकवरी भले ही कम हो तो भी हम आउट परफॉर्म कर जाते हैं उस पोर्टफोलियो को जो हाई वोलेटाइल पोर्टफोलियो होता है। और चूंकि हमारा पोर्टफोलियो डाउनवर्ड साइड में कम टूटता है, हमें उसके साथ पेशेंस रखना आसान हो जाता है। अब हमने ये देख लिया कि डाउनवर्ड कम होना चाहिए, लेकिन इसको प्रोटेक्ट कैसे करें। वैसे ही कर सकते हैं जैसे एचएनआई करते हैं या हेज फंड मैनेजर कर रहे हैं। आपने बहुत नाम सुना हेज फंड्स का। जरा सोचिए कि इतने सारे हेज फंड्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, और यदि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं तो क्या हम नहीं कर सकते क्या। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें मैं आपको 2-3 रूल्स बताता हूं। नंबर 1 बात कि वो हमेशा जिस एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो लॉन्ग रहते हैं, जैसा कि हम लोग लॉन्ग रहते हैं, चाहे हम इक्विटी खरीदें चाहे म्यूचुअल फंड खरीदें, ये लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो कहलाता है। दूसरी बात कि जब हमारे पास कोई स्टॉक पड़ा हो और मार्केट आउटलुक बेयरिश हो, उस समय यदि हम हमारे स्टॉक को बेचते हैं तो टैक्सेशन आता है। तो हम उस समय क्या कर सकते हैं कि फ्यूचर बेच सकते हैं, जैसा कि हेज फंड मैनेजर फ्यूचर बेचकर अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते रहते हैं या अपने लॉन्ग इक्विटी को रिड्यूस करते रहते हैं। हम भी क्या कर सकते हैं कि सपोज मेरे पास एचडीएफसी बैंक पड़ा है, सपोज मेरे पास रिलायंस पड़ा है और मैं इस समय बेयरिश हूँ मार्केट में, तो मैं फ्यूचर में ये बेच सकता हूँ। फ्यूचर में बेचने से क्या फायदा होगा, एफडी के बराबर रिटर्न तो हमें मिलता रहेगा। क्यों मिलता रहेगा, क्योंकि फ्यूचर और कैश का फर्क आधा % जैसा होता है, 6-7% जैसा होता है। तो कुल मिलाकर मैं ये कह रहा था कि आर्बिट्रेज फंड की तरह हमें रिटर्न मिलेगा, यानी कि डेट का रिटर्न तो हमें मिलता रहेगा। तो इसका मतलब यदि बाजार टूटता है तो भी हम डेट का रिटर्न ले रहे हैं, प्रोवाइडेड कि हमने शॉर्ट कर रखा हो या हमने एज ए आर्बिट्रेज उस स्ट्रेटेजी को हेज कर रखा हो। सेकेंड काम क्या कर सकते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि मार्केट में आउटलुक तो बुलिश है लेकिन कोई सेगमेंट अच्छा लग रहा है, कोई बुरा लग रहा है। हम आज का एग्जांपल बात करते हैं। आज जैसे पीएसयू बैंक और छोटे बैंक्स में बड़ी तेजी का ध्यान है, लेकिन दूसरी तरफ बैंक निफ्टी में मंदी का ध्यान है। रीजन या तेजी का ध्यान कम है, रीजन कि बैंक निफ्टी में जो 2-3 स्टॉक ओवरवेट है उनमें बढ़ने की गुंजाइश नहीं है। तो इसका मतलब कि बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में छोटे बैंक या पीएसयू बैंक ज्यादा बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे। 3-4-6 महीने की बात कर रहा हूं। यदि ऐसा हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं और छोटे पीएसयू बैंक्स बाई कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका यदि छोटे पीएसयू बैंक का 100% बढ़ता है और बैंक निफ्टी 20% बढ़ती है तो आपको नेट में 80% मिलेगा, और साथ में यदि किसी कारण से बाजार टूटता है तो आप प्रोटेक्टेड भी हो। तो इस तरह की स्ट्रेटेजी वो यूज करते हैं। तो इन सब की ये देखने के बाद हमें क्या पता लगता है कि हम इन्वेस्टमेंट 2 तरह के क्लास में कर सकते हैं, या यूं कहें कि हम इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, डेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कमोडिटीज में कर सकते हैं, साथ में गोल्ड सिल्वर यानी बुलियंस में कर सकते हैं। ये 5 जगह हमारा इन्वेस्टमेंट होता है। ये सब सिक्योरिटीज कहलाती है मोस्ट ऑफ द केसेस में, और या एसेट कहलाती है। साथ में एक जो नई चीज है जो निकल के आई है वो कोई एसेट क्लास नहीं है, लेकिन डेरिवेटिव एक प्रोडक्ट है, यानी कि फ्यूचर या ऑप्शन, ये जिसमें हम लॉन्ग या शॉर्ट करके अपने पोर्टफोलियो को हेज कर सकते हैं। जनरली फ्यूचर ऑप्शन हेज के लिए काम लिया जाता है, लेकिन किस तरह से काम लिया जाता है यही हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में। तो कुल मिला के हमारे रिटर्न कैसे आएगा। नंबर 1 बात, हम इक्विटी में लॉन्ग हैं
तो ये जब भी पोर्टफोलियो बढ़ेगा या जब भी बाजार के अकॉर्डिंग उसमें रिटर्न आना ही आना है। साथ में शॉर्ट टर्म की वॉलेटिलिटी को कम करने के लिए हम फ्यूचर को यूज कर सकते हैं, फ्यूचर में शॉर्ट कर सकते हैं और यहाँ तक कि अपने पोर्टफोलियो के इक्विवेलेंट यानी कि 100% जो भी पोर्टफोलियो का साइज है उसके इक्विवेलेंट भी शॉर्ट कर सकते हैं। और यदि बाजार रेंज बाउंड है तो हम आर्बिट्राज कर सकते हैं और आर्बिट्राज करके हमें रेंज बाउंड का रिटर्न मिल सकता है। और तीसरा, जैसा कि हम अपने पास लिक्विड फंड रखते हैं उसी तरह से हम लिक्विड फंड रख सकते हैं जो हमें मार्जिन देने के काम आएगा या हमें डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए काम आता है। तो इस तरह से यदि हम पोर्टफोलियो डिजाइन करें तो हम एक लेस रिस्क के साथ में रीजनेबल रिटर्न ले सकते हैं। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यदि हम इस तरह का पोर्टफोलियो बनाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। नंबर 1, हम अपने टोटल पोर्टफोलियो साइज का 50 से 75% या 80% के आसपास इस तरह का हम एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो हम इक्विटी में डाल सकते हैं। अब ये 50 से 80% यदि हमारे पास इक्विटी में है तो उसमें से हम चाहे तो 100% यानी कि 50% या 80% जो भी हो वो भी हेज कर सकते हैं जिससे हम डाउनवर्ड को प्रोटेक्ट कर सकें। तीसरा है कि टैक्टिकल हम शॉर्ट, कभी हमें लगता है कि बाजार बहुत बेरिश है, जैसे कि कोविड के टाइम की मैं बात कर रहा हूं कि बाजार मार्च के स्टार्ट में हमें बेरिश लगने लग गया था तो हमने क्या किया था, न सिर्फ पोर्टफोलियो बेचा बल्कि पोर्टफोलियो में यदि हम कुछ स्टॉक नहीं बेच पा रहे हैं उनको फ्यूचर में शॉर्ट करके बैठ गए, जिससे क्या हुआ कि हम डाउनवर्ड साइड में प्रोटेक्शन हमें मिलता रहा और हमें जितना पोर्टफोलियो में लॉस आया उतना ही फ्यूचर में प्रॉफिट आ गया। पोर्टफोलियो नहीं बेचने का एक कारण कई बार ये भी होता है कि आपके जब आप पोर्टफोलियो को बेचते हो तो साथ में टैक्स की लायबिलिटी आती है, लेकिन यदि आप फ्यूचर में बेचकर कुछ प्रॉफिट या लॉस जो भी करते हो उससे आपकी टैक्स की लायबिलिटी ओरिजिनल पोर्टफोलियो में टैक्स की लायबिलिटी नहीं आती है। तो इसलिए ये पोर्टफोलियो बेचना से बेटर होता है कि आप फ्यूचर ऑप्शन में इसको हेज कर लें। तीसरा काम ये कर सकते हैं कि हम टैक्टिकली किसी स्टॉक्स को शॉर्ट कर सकते हैं, जैसा कि हमने अभी बात की, हमने अभी बैंक्स के बारे में बात की, या फिर हम किसी एसेट क्लास किसी भी स्टॉक्स में बेरिश हो सकते हैं। जैसे कि कोई भी कंपनी हो जो हमेशा ऐसा नहीं होता है कि वो हमेशा बुलिश ही चलती है, 2 क्वार्टर रिजल्ट खराब हो गए देन हम उसको हल राइज पर बेचने का काम कर सकते हैं, तो ये टैक्टिकल शॉर्ट हो गया। तो कुल मिलाकर जब हम इस तरह का पोर्टफोलियो बनाते हैं तो हमें एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच हो गई। इस डिसिप्लिन्ड अप्रोच में हमें एक बात और ध्यान देनी होगी कि मैक्सिमम कोई स्टॉक कितना ले सकते हैं, मैक्सिमम 10%, ये म्यूचुअल फंड की लिमिट है, तो हमें जनरली 5 से 8% से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, या 10% से ज़्यादा तो बिल्कुल लेना चाहिए, तो 8% से ज़्यादा नहीं हो। लेकिन मिनिमम कितना हो, मिनिमम के केस में मेरा ऐसा मानना है, यदि आप जैसे हम कहते हैं ना कि आपको कन्विक्शन है या नहीं है, आपको मुझसे विश्वास है नहीं है, तो आप ऐसा नहीं कहते हो कि मुझे आपका 60% विश्वास है, या तो विश्वास होगा या विश्वास नहीं होगा। यदि आपको कन्विक्शन है किसी स्टॉक में तो आप एटलीस्ट 2% तो लें। ऐसा तो नहीं है कि कन्विक्शन है और 0.25% पोर्टफोलियो का ले रखा है, ये क्या कन्विक्शन है, आप 2% तो लें या फिर बिल्कुल न लें। तो 2% से लेके 8% की एक रेंज ऐसी होगी कि हम इस बीच में अपने स्टॉक पोर्टफोलियो में कोई सिंगल स्टॉक में इससे ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। दूसरा क्वेश्चन आता है कि रिस्क मैनेजमेंट में हम कितना शॉर्ट कर सकते हैं। यदि हमारे पास 2 से 8%, सपोज 8% है, 8% तो बेच सकते हो आप, क्योंकि वो तो हेज कहलाएगा, शॉर्ट नहीं कहलाएगा। लेकिन इससे ज़्यादा बेचना हो तो एक स्टॉक में कितने रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट करना ज़्यादा ट्रिकी है। तो हम जनरली ये मान के चलते हैं कि अपने पोर्टफोलियो के साइज का 1 से 4% से ज़्यादा शॉर्ट नहीं करना चाहिए। यदि 1 से 4% ज़्यादा शॉर्ट नहीं करेंगे तो किसी कारण से हमारा कॉल गलत भी जाए तो मैक्सिमम 4% पोर्टफोलियो को हिट करें, न कि 10% या 8% पोर्टफोलियो को। तो शॉर्ट के केस में हमने ये लिमिट आधी कर दी, यानी कि मिनिमम 2 को 1 कर लिया और मिनिमम 8 को 4 कर दिया। अब इन सब के बाद में जो भी पोर्टफोलियो बनेगा, इस तरह से जो पोर्टफोलियो बनेगा आपका, उसमें से टॉप 180 स्टॉक या 200 स्टॉक जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में है, सिर्फ उसी में काम करना है। और साथ में जब भी आप बेचना चाहें उसमें इतनी लिक्विडिटी होनी चाहिए कि हम फ्यूचर में बेच भी सकें। आप बताइए कि ऐसा क्यों करना चाहते हैं। नंबर 1 तो लिक्विडिटी का रीजन हो गया। नंबर दूसरा कि टॉप 180 स्टॉक्स में इंडिया के मार्केट कैप का 70% इसी में रहता है। जब 70% इसी में है तो इससे बाहर जाने की जरूरत क्या है, यदि हम हेज फंड स्टाइल में अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना चाहते हैं। तो अब ये जब पोर्टफोलियो बन गया तो इसमें हमें ये देखना होगा कि इस समय बाजार किस लेवल पे है, बुलिश है, बियरिश है या फिर रेंज बाउंड है। उसी के अकॉर्डिंग अपने पोर्टफोलियो का एलोकेशन करना है कि नहीं, कितना हेज करना है, कितना शॉर्ट करना है और कितना लॉन्ग ओनली रखना है। क्योंकि म्यूचुअल फंड सिर्फ लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो है, इसमें आप दोनों तरह से प्ले कर सकते हैं। तो कुल मिला के इस तरह के लॉन्ग शॉर्ट पोर्टफोलियो की यदि हम बात करें तो इसमें 4 बेसिक प्रिंसिपल हुए। नंबर 1 डाइवर्सिफाइड इक्विटी पोर्टफोलियो जिसमें लिक्विडिटी और फ्यूचर ऑप्शन में काम करता हो, नंबर 1। नंबर दूसरा
इक्विटी और के साथ साथ डेरिवेटिव यानी कि फ्यूचर में भी आप शॉर्ट कर सकते हो। ये आपके पास लेवरेज होना चाहिए, आपके माइंडसेट होना चाहिए। नंबर तीसरी बात है कि अप ट्रेंड में हमें पूरा पार्टिसिपेट करने की कोशिश करनी है और डाउन ट्रेंड को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करनी है। ये 4 प्रिंसिपल पे ये पूरी थीम हमारी चली रहती है। यदि हम इस प्रिंसिपल से बनाते हैं कोई पोर्टफोलियो, उसकी परफॉर्मेंस कैसी रहनी चाहिए, तो हमने ऐसा एक पोर्टफोलियो को देखा कि 2023 जनवरी से लेकर सितंबर 2024 तक निफ्टी ने 42% पॉजिटिव रिटर्न दिया, लेकिन इस तरह की स्ट्रेटेजी ने 44% पॉजिटिव रिटर्न दिया, यानी कि निफ्टी के आसपास रिटर्न मान लीजिए आप। इसी तरह 2023 से 2025 तक निफ्टी ने 23% रिटर्न दिया, जबकि इस तरह की स्ट्रेटेजी ने 39% रिटर्न दिया। और इसी तरह अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 तक निफ्टी ने -14% रिटर्न दिया। इंपॉर्टेंट यह है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा था कि यदि ये -14% रिटर्न दिया है तो इस तरह के पोर्टफोलियो ने -3% रिटर्न दिया है। तो जनरली मैं ये कहता हूं कि बाई एंड होल्ड तो हो गया पुराना। आइए अब हम बात करते हैं बाई एंड हेज की, और यही है वो पोर्टफोलियो जिस तरह से आपको बनाना चाहिए। ये पोर्टफोलियो फ्लेक्सिबल है फॉलिंग मार्केट के लिए और राइजिंग मार्केट दोनों के लिए। दूसरा, हेजिंग और शॉर्ट करने के लिए भी फ्लेक्सिबल है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हिस्ट्री के सबसे लंबे बुल रन में हम हैं, क्योंकि जो पुराना बुल था 2004 से 2008 के बीच का 4 साल का था, और अभी 2020 से लेकर 2026 आने को है, यानी कि 5 साल से ऊपर हो गया है। तो आपको नहीं लगता कि इस समय मार्केट में कोशिश होने की जरूरत है? क्योंकि आज यदि हम बात करते हैं कि सब हैप्पी है, तो हमारे कुछ पोर्टफोलियो को एक नए एसेट क्लास यानी कि डेरिवेटिव में डालना चाहिए। क्योंकि एक बात ध्यान रख लीजिए, विनिंग सिर्फ विनिंग से नहीं होती है, विनिंग बाय नॉट लूजिंग। जैसे कि हम किसी भी गेम में देखते हैं, डिफेंस भी एक स्ट्रेटजी होती है, चाहे वो क्रिकेट हो चाहे वो बॉक्सिंग हो, डिफेंस भी अपने आप में एक स्ट्रेटजी थी। तो मैं यहाँ डिफेंस स्ट्रेटजी की बात करता हूँ। इसकी जरूरत क्यों है? क्योंकि मैं आपके साथ स्क्रीन पे एक स्लाइड शेयर कर रहा हूँ कि हमने 1991 में 36% डाउन देखा है अपने पोर्टफोलियो को। जी हाँ, इंडेक्स में 36% डाउन था, 93 में 52% डाउन था, 96 में 43% डाउन था, 2001 में 51% डाउन था, मतलब एक साल में 51% भी डाउन हुआ है। 2004 में अपने टॉप से 29% डाउन था, 2006 में अगेन 30% डाउन था, 2008 में 60% डाउन था, 2011 में 28% डाउन था, 2016 में 23% तक डाउन हुआ है, 2016 में अगेन दिसंबर 2016 की बात कर रहा हूं 12% डाउन हुआ है, 2018 मार्च में 10% डाउन हुआ है, अक्टूबर 2018 में अपने इंडेक्स अपने टॉप से 15% डाउन हुआ है, और कोविड के टाइम पर अपने टॉप से 38% डाउन हुआ है। और लेकिन उसके बाद के जो भी करेक्शन आया 10 से 15% के ही करेक्शन आए। तो इसका मतलब कि ये 10-15% के अलावा बड़े करेक्शन भी आते हैं जो हमने अभी नहीं देखे हैं। यदि हम इस करेक्शन की बात करें तो मैं आपके साथ एक और स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, जो ये स्क्रीन बता रही है कि यदि हम इस तरह से पोर्टफोलियो बनाएं तो लो वॉलेटिलिटी के साथ इंडेक्स के इक्विवेलेंट या उससे थोड़ा बेटर रिटर्न दे रहे हैं। हम बेटर को अवॉइड कर लेते हैं, हम तो ये मान के चलते हैं कि इंडेक्स के बराबर रिटर्न दे दे, लेकिन हमें ज्यादा पेन नहीं दे, रात में सोने में तकलीफ नहीं हो, तो ये इस तरह का रिटर्न देने के लिए कैपेबल है यदि हम इस तरह से पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो कुल मिला के पोर्टफोलियो बनाना या स्ट्रेटेजी बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि जो स्ट्रेटेजी बनाई है उसको फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। और जनरली मैंने स्मॉल इन्वेस्टर्स को यही देखा है, स्ट्रेटेजी बना लेते हैं लेकिन उस पर स्टिक नहीं रह पाते हैं, और यही रीजन है कि वो कहने लग जाते हैं कि 6 महीने में 1 साल में कि स्ट्रेटेजी ने काम नहीं किया। लेकिन दोस्तों, स्ट्रेटेजी काम करती है, लेकिन आपको उसको कंटिन्यूस फॉलो करना होगा अच्छे और बुरे टाइम पर। जैसे इन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना हम सीख गए हैं कि भाई तेजी मंदी आएगी, हमें उसमें स्टे करना है, उसी तरह से इस तरह के पोर्टफोलियो में भी कम वॉलेटिलिटी के साथ में हम रिटर्न लेने की कोशिश करते हैं। ये वर्क करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जैसे मैंने एग्जांपल में बताया कि 45% प्लस, जबकि दूसरे ने ओरिजिनल लॉन्ग ओनली ने दिया 75% प्लस, तो आप पहले साल कहेंगे कि रिटर्न कम हुआ। अगेन जब दूसरे साल ऐसा ही होगा तो आप कहेंगे कि नहीं यार, इससे पोर्टफोलियो से हटाइए, SIF से हटाइए, और मैं तो लॉन्ग ओनली में चला जाता हूँ। और तीसरे साल क्या होता है कि 50% डाउन हो जाता है। हम ऐसा नहीं करना है, हम अपने पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन करना है हमें। और डाइवर्सिफिकेशन में जैसे हम इक्विटी, डेट और दूसरे एसेट क्लास, गोल्ड, सिल्वर, इन सब में करते हैं, वैसे ही डेरिवेटिव या SIF जैसे प्रोडक्ट में करना चाहिए, जो अपने पोर्टफोलियो को कम वॉलेटिलिटी के साथ में रिजनेबल रिटर्न दे सके। रीजन साफ है कि बैंकों में FDs वगैरह के रिटर्न इतने कम हो गए हैं या इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाते हैं, इस कारण से हमें इस तरह के प्रोडक्ट्स की जरूरत है। और लकीली से भी सही टाइम पर सही प्रोडक्ट लेके आइए। तो यहाँ मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा एक ऐसे प्रोडक्ट को जिसका नाम है SIF, जो रिसेंटली सेबी ने इंट्रोड्यूस किया है। अभी तक इस तरह के डेरिवेटिव में काम करना म्यूचुअल फंड में बहुत ज्यादा अलाउड नहीं है, बहुत
लिमिटेड पीरियड में क्वांटिटी में अलाउड है, लेकिन एआईएफ में इस तरह अलाउड था। लेकिन एआईएफ की प्रॉब्लम क्या थी? नंबर एक, टिकट साइज 1 करोड़ रुपए है। नंबर दूसरा, टिकट साइज के साथ साथ उस पर टैक्स लगता है हाईएस्ट स्लैब पर, यानी कि 44% टैक्स लगता है। तो जो भी इनकम आती है उससे 44% टैक्स लगता है, लेकिन वो उसी तरह से लगेगा जैसे आप अपने अकाउंट में काम करते हो, तो जो टैक्सेशन लगता है उसी तरह से वहां लगेगा, इररेस्पेक्टिव हो कि आपने रिडम्पशन किया या नहीं किया। लेकिन यहाँ एसआईएफ म्यूचुअल फंड टाइप का प्रोडक्ट है, म्यूचुअल फंड कैटेगरी का प्रोडक्ट है, जहां पर टैक्स तभी लगेगा जब आप उसमें से एग्जिट करोगे, और वो भी कितना लगेगा? जो म्यूचुअल फंड में लगता है, यानी कि इक्विटी का टैक्सेशन 12.5% लॉन्ग टर्म, और शॉर्ट टर्म यदि है तो 20%। शॉर्ट टर्म का मतलब हो गया 1 साल से कम, तो हम ये मान के चलते हैं 1 साल से कम में हम बेचेंगे नहीं, तो इसका मतलब 12.5% इसमें टैक्स लगना है। तो हम यहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड, जो इक्विटी में लॉन्ग की तरह काम करती है, साथ में शॉर्ट करती है, प्योर इक्विटी का प्रोडक्ट है। जो पहले हमने बात की थी लास्ट वीडियोस में, जिसमें हमने हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड की बात की थी, जो हमने आईएफडी से कंपैरिजन में उस प्रोडक्ट को लॉन्च किया था। लेकिन इस प्रोडक्ट को मैं इक्विटी के कंपैरिजन में दे रहा हूं, लेकिन लो वॉलेटिलिटी के साथ में। उस तरह से इसको आप कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि इस तरह का पोर्टफोलियो मुझे बनाना चाहिए, या इस तरह का पोर्टफोलियो मेरे पास होना चाहिए, या एसआईएफ को ज्यादा डिटेल में समझना है, तो नीचे हमने एक एसआईएफ और पीएमएस इंक्वायरी फॉर्म दिया हुआ है, आप उसे भरिए। हमारी टीम आपको कनेक्ट करेगी, इसके बारे में डिटेल से बताएगी, और इस तरह के प्रोडक्ट में आपको इन्वेस्टमेंट में हेल्प करेगी। आप में से कई लोगों ने लास्ट टाइम हमें हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं करके हमें एग्रेसिव एसआईएफ के लिए रिक्वेस्ट की थी। उनसे भी रिक्वेस्ट है कि दोबारा हमारी टीम को कनेक्ट करें। इस तरह का प्रोडक्ट न सिर्फ आपको मन की शांति देता है, बैलेंस करता है आपके पोर्टफोलियो को, और साथ ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि वॉलेटिलिटी कम देने के कारण ये पोर्टफोलियो आप आराम से कंसीडर कर सकते हैं, रख सकते हैं, और उनको भी दे सकते हैं, वो लोगों को भी दे सकते हैं जो रिटायर्ड हैं या जो कम रिस्क लेना चाहते हैं, उन लोगों को भी दिया जा सकता है। और इवन चाहे आप एग्रेसिव भी हो तो भी ये एसेट एलोकेशन का एक पार्ट होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पर एसआईएफ एक ऐसा प्रोडक्ट होगा जो एग्रेसिवली काम करेगा। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि जैसा मैंने अभी बताया, एआईएफ में जो टैक्सेशन है 44% टैक्स है। यदि आप एक्चुअल में 20% टैक्स में भी आते हैं तो भी आपको 44% टैक्स देना होता है। यहाँ पर यदि आप 20% टैक्स में आ रहे हैं, 10% टैक्स में आ रहे हैं, या 30% टैक्स में आ रहे हैं, आपको इक्विटी का 12.5% ही टैक्स देना होगा। यहाँ एक क्वेश्चन आता है, टाइम होराइजन क्या रखना चाहिए? मेरा ऐसा मानना है, जितना मैं समझ पाता हूँ, इस तरह के पोर्टफोलियो में यदि आप 2 साल रखेंगे तो इसमें नेगेटिव रिटर्न आने की प्रोबेबिलिटी कम है या नहीं के बराबर है। लेकिन रियल में तो ये एक पूरे साइकिल तक आप रखेंगे तो सबसे बेस्ट परफॉर्म करेगा। तो मैं ये मान के चलता हूं कि 2 से 5 साल का ये साइकिल होता है, क्योंकि जो मैंने लिस्ट दिखाई थी, जो मैंने एक जेपीजी इमेज आपको दिखाई थी, उसमें आप देख सकते हैं कि बियर साइकिल कितने पीरियड के लिए चलता है। जनरली वो 13 महीने से लेकर 21 महीने के लिए चलता है। कोई भी यदि साइकिल 13 महीने से या 8 महीने से 21 महीने के लिए चलता है, जो दोनों की फिबोनाची नंबर है, तो उस पीरियड को निकाल दें। तो आपने यदि इधर इक्विटी के टॉप पे भी एंटर किया हो, बीच में डाउनवर्ड आके वापस 21 महीने बाद में यहाँ आ गए, तो इस जगह आप देखेंगे तो पोर्टफोलियो हमेशा बेटर परफॉर्म करेगा और साथ में रिस्क भी कम होगा। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, जरूर बताइएगा। यदि अभी भी आपको कुछ डाउट है तो हमारी टीम से कनेक्ट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और साथ में कॉल सेंटर का नंबर भी दिया हुआ है, उसमें आप कनेक्ट करके बात कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि हम आपकी हेल्प करें इस पोर्टफोलियो के डिस्ट्रीब्यूशन में, तो आप हमारी टीम को कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना बस यही होगा, एसआईपी और पीएमएस फॉर्म, एक रिक्वेस्ट फॉर्म भरना होगा, और हमारी टीम आपको कनेक्ट करेगी इस बारे में डिटेल से बात करने के साथ साथ इन्वेस्टमेंट कराने के लिए। यदि फिर भी आपको कोई डाउट हो, आप मुझसे बात करना चाहते हो, हमारी टीम को कहिए कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और आप पंकज सर से बात कराइए, तो डेफिनेटली हमसे बात करेंगे। यदि कोई डाउट होगा तो मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और हाँ, यदि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा और बहुत नॉलेजेबल लगा हो, तो इस वीडियो में कम से कम मुझे 1 लाख व्यूज चाहिए। तो इसको लाइक न करना है, और साथ में कमेंट जरूर करना है कि वास्तव में एसआईएफ जैसा प्रोडक्ट जितनी समझ के साथ मैं लेके आता हूं, क्योंकि मैं मार्केट का डायरेक्ट प्लेयर हूं, न कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हूं, तो इसलिए जितनी जानकारी के साथ मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं उतना शायद कोई कर पाए, ये मुझे डाउट लगता है। आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि चैनल को फॉलो नहीं किया तो करिए, और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें, इस तरह की नॉलेज ले सकें। और फॉलो करने का एक और रीजन ये भी है कि इस तरह के गहराई वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिलते रहे। अगेन एक बार याद दिलाता हूं कि डिस्क्रिप्शन में लिंक को जरूर क्लिक करें, और क्लिक करके एसआईएफ का फॉर्म भरें। हमारी टीम आपको जरूर कनेक्ट करेगी, और आपको नेक्स्ट वीक में इस बात की आपको पूरी नॉलेज देगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां बात होगी मार्केट की सच्चाई, डेटा की गहराई और निवेश की समझदारी की। ऑल द बेस्ट, हैप्पी इन्वेस्टिंग मेरे सबसे प्यारे आईपीओ इन्वेस्टर्स के लिए। थैंक यू वेरी मच।